नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी चुनावी रण और फिर तुष्टीकरण। जी हां, मध्य प्रदेश में 2 हफ्ते बाद मतदान होना है, लेकिन इसके पहले बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। दरअसल एक कथित वीडियो सामने आया है जिसमें खरगोन से कांग्रेस के विधायक और प्रत्याशी रवि जोशी की बेटी फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए मौन रखवा रही है और अब बीजेपी इस वीडियो के बहाने कांग्रेस को घेर रही है। हालांकि रवि जोशी इस वीडियो को झूठा बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी तुष्टीकरण के आरोप लगाकर कांग्रेस को घेर लेगी और आखिर इस वीडियो का असर कांग्रेस पर कितना पड़ेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। फिलिस्तीन में मासूम बच्चों की लाशें लग चुकी है, लगी है या नहीं? क्या हम ये अत्याचार सहेंगे? क्या खरगोन बदलाव लाएगा? खरगोन कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा? पर मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हम 2 मिनट सब लोग मौन रखें और फिलिस्तीन के शहीदों के लिए दुआ करें। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में फिलिस्तीन की एंट्री हो गई है। ये वीडियो खरगोन का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार रवि जोशी की बेटी फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगवा रही थी। इतना ही नहीं, एक दूसरे वायरल वीडियो में रवि जोशी कांग्रेस सरकार बनने पर खरगोन दंगों की जांच करवाने की भी बात कह रहे हैं। जिस दिन 3 तारीख को काउंटिंग होगी और शाम तक सरकार कांग्रेस की बनेगी तो खरगोन दंगे की जांच के आदेश भी करा दिए जाएंगे। अब इन वीडियो का एमपी चुनाव से कनेक्शन क्या है वो भी समझ लेते हैं। दरअसल दोनों वीडियो को बीजेपी के सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे के कांटे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से बीजेपी इन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने में लगी थी। लिहाजा बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और वीडियो से भी यही झलक रहा है। ये जो रवि जोशी है ये भी उसी का एक हिस्सा है जो दिग्विजय सिंह की भाषा है। सारा का सारा उसी तरफ ले जाने का प्रयास है। कथित वीडियो पर जब सियासत गरमाई तो कांग्रेस उम्मीदवार खुद सामने आए और फिलिस्तीन वाले वीडियो को झूठा बताया, तो खरगोन दंगों की जांच वाले वीडियो पर कहा कि वो ये पहले से कहते आ रहे हैं। भाजपा के मीडिया प्रभारी तो इसे दिन भर झूठे वीडियो डाल लेते रहेंगे। एक बहुत पुराना वीडियो है और दूसरा एक वीडियो है उसमें मैंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला है कि उस जो खरगोन पे कलंक लगा है उस कलंक के दौरान जो प्रशासनिक के पुलिस अधिकारी प्रशासनिक थे उनके खिलाफ हम जांच कराएंगे। कुल मिलाकर इन वायरल वीडियो ने कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ से सनातन के मुद्दे पर घेरे हुए है तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस पर एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए तुष्टीकरण के आरोप भी लगने लगे हैं। हालांकि अब कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति का कैसे काउंटर कर पाएगी इस पर तो नजर रहेगी ही। साथ ही फिलिस्तीन का मामला विधानसभा चुनाव पर कैसे असर डालेगा ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका। और युद्ध में या जिन भी परिस्थितियों में किसी की मौत होती दुखद होती है, और अगर श्रद्धांजलि देना थी तो फिर फिलिस्तीन के शहीदों को क्यों, जो इजराइल में मारे गए थे निर्दोष, उनको भी दे दी जाती तो शायद ये बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। और जब कांग्रेस की आधिकारिक लाइन आ चुकी, उस पर देश की जो सरकार है उसकी आधिकारिक लाइन आ चुकी है कि हमने हमास के हमलों की भी निंदा की है और जो कुछ गाजा में हो रहा है उसकी भी निंदा की है, और जो यूनाइटेड नेशन में सीज फायर का प्रस्ताव आ रहा है जिसमें इजराइल पर अत्याचार की बात नहीं कही है, उससे हमने वोटिंग से किनारा भी किया है, तो फिर चुनाव में फिलिस्तीन याद करने का मतलब क्या है? देखिए, आपको याद होगा कि खरगोन वो स्थान है जहां एक जुलूस में पथराव हुआ, पथराव के बाद दंगे हुए और दंगे में काफी बड़ी हानि हुई। ये जानकारी में सबको है जी। इसलिए
खरगोन में कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा सा मुफीद होगा, क्योंकि मुस्लिम हवा को एक बार उठाना है और हवा को उठा करके और उस वोटों का पोलराइजेशन कराना है। ये एक उनकी रणनीति है और इसी रणनीति का हिस्सा ये है कि बेटी जो है श्रद्धांजलि दे रही है और पिताजी दंगों की जांच करा रहे हैं। और जब हम स्पष्टीकरण मीडिया के लोग मांग रहे हैं उस मुद्दे पर, तो उनकी तरफ से ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि दंगे की जांच कराएंगे। उनकी तरफ से ये कहा जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा किया गया उसकी जांच कराई जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो दंगाइयों को फ्री छोड़ना चाहते हैं और पुलिस ने दंगाइयों को क्यों रोका, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इसकी वो जांच कराना चाहते हैं। तो यहीं से ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि कैंडिडेट की भी मंशा क्या है और राजनीतिक पार्टी की भी मंशा क्या है। ये भी बात स्पष्ट है मनोज जी कि कांग्रेस पार्टी ने तो हमास के लिए रेजुलेशन ही पास किया है। ठीक है, उसमें हमास का नाम ना लिखा गया होगा, लेकिन फिलिस्तीन के लिए यदि प्रस्ताव पारित किया जाता है और इजराइल का उल्लेख नेगेटिव रूप से किया जाता है, तब ये मान करके चलना चाहिए कि ये पॉलिटिक्स जो है वो केवल तुष्टीकरण की है। और तुष्टीकरण की राजनीति करना नई बात नहीं है, क्योंकि वही गठबंधन जिस गठबंधन का कांग्रेस लगभग लीड कर रही है, वो सनातन को समाप्त करने का बीड़ा उठा रहा है। अब सनातन तो गुलामी काल में खत्म नहीं हुआ, इन लोंडों से क्या खत्म होगा जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां लेकर के घूम रहे हैं, उनसे क्या खत्म होने वाला है। इतना बड़ा हमारा जो सांस्कृतिक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो कोई दो चार राजनेता खत्म थोड़े न कर सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि इस प्रदेश के चुनाव में यदि फिलिस्तीन का मुद्दा आ रहा है, यदि राम मंदिर का मुद्दा आ रहा है, यदि अन्य मुद्दे आ रहे हैं, तो बाकी के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे और केवल इमोशनल बातचीत का आधार बन जाएगा। और जब हम सांप्रदायिक बात उठा रहे हैं, देखिए राम मंदिर का निर्माण सांप्रदायिक नहीं है। मैंने एक बार एक चैनल में कहा था मनोज जी कि राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है जिसमें किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने कैरियर का सबसे बड़ा जोखिम उठाया था, क्योंकि राम मंदिर बनवाना या मस्जिद बनवाना किसी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं होता है, धार्मिक संस्थाओं का काम होता है। और विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे और किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने अस्तित्व को दांव पर लगा करके समर्थन देने की घोषणा की। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पेटेंट राम मंदिर का अपने पक्ष में करा लिया, क्योंकि सबसे पहला काम किसने किया आंदोलन करने का? विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और संत जनों ने। और किसी राजनीतिक पार्टी ने जोखिम उठा करके समर्थन दिया, उसका नाम भाजपा है। इसलिए जब राम मंदिर की बात की जाती है तो सांप्रदायिक सद्भाव के साथ बात होती है, क्योंकि राम के बारे में मुस्लिम समुदाय का भी राम मंदिर के बारे में उतना ही समर्थन था। लेकिन फिलिस्तीन के मामले में जिस तरीके से पूरे देश भर में और दुनिया भर में इस्लामिक जो कट्टरपंथी हैं वो जो कर रहे हैं और जिस तरह का वातावरण बना रहे हैं, ये किसी दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं। और आज रवि जोशी जी की बेटी जिस तरीके से कह रही है कि हम उसका समर्थन करेंगे, तो क्या हथियार उठा करके गाजा जाएंगी वो? क्या जो है वहाँ के खरगोन के मुस्लिम समुदाय के लोगों को वो गाजा लेके जाने वाली हैं या क्या करने वाली हैं? ये सारी चीजें समझने की हैं। ये मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से एक खेल खेला जा रहा है कि एक राजनीतिक नेता जो है जिसकी पार्टी की विचारधारा राम विरोधी है, जिसको राम के आयोजनों से परहेज है, वो मध्य प्रदेश में राम का पीताम्बरा बाना पहन करके घूमते हैं और वातावरण निर्मित करने की कोशिश करते हैं। और उनके पार्टी के जिनको कहते हैं प्रत्याशी और उनके समर्थक जो हैं वो फिलिस्तीन की बात करते हैं, समर्थन देने की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम पोलराइजेशन की बात की जा रही है। लेकिन मैं अटल जी की इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि अटल जी ने ये कहा था कि सांप्रदायिकता दुधारी तलवार है, आप एक तरफ से काटने की कोशिश करोगे, दूसरी तरफ भी अपने आप कटेगा। इसलिए जितनी मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात की जाएगी, इस देश का हिंदू जब 2014 में बहुसंख्यक समाज के वोटों के आधार पर सरकार बनाने का दम रखता था, वो दम अब खत्म नहीं हुआ है। यदि तो शायद रणनीतिक गलती ब्रजेश जी कांग्रेस उम्मीदवार की हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ रही। लेकिन रवि जोशी कह रहे हैं कि वीडियो खंडन नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत पुराना है, जबकि अभी इस शुरुआत हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ, 25-26 दिन हुए हैं अभी इस पूरी शुरुआत को, जब हमले के बाद पलटवार किया इजराइल ने। तो इसका मतलब है कि ये इन्हीं 2-4-8-10 दिनों के बीच का वीडियो होगा। और दूसरा जो शर्मा जी ने कहा कि वो पुलिस अफसरों की जांच कराने की बात कर रहे हैं, तो पिछले रामनवमी के अवसर पर ये दंगे हुए थे,
तो इस चुनाव में इसको उनको याद करना, फिर मध्य प्रदेश में जो बीजेपी ने पोस्टर लगवाया राम मंदिर के लेके, उसकी चुनाव आयोग में शिकायत, सहयोगियों का सनातन पर प्रहार, वो फिर 60 हिंदुत्व की बात करना, ये जो घालमेल चल रहा है ये क्यों? देखिए मनोज जी, एक सिंपल सी बात तो है कि ये हम जानते हैं, शर्मा जी भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, मतदाता भी जानते हैं कि कांग्रेस इस तरह की भाषा बोलेगी तो धार्मिक ध्रुवीकरण होगा और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो क्यों रवि जोशी ने ये बयान दिया, ये गौर करने लायक है। वो ये जिस पार्टी में मनोज जी, उस पार्टी में पार्टी की चिंता कोई नहीं करता है, अपनी चिंता करता है। पिछले चुनाव को याद कर लीजिए, एक विधायक जी हैं जो कहते थे पार्टी गई तेल लेने के लिए, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो रवि जोशी का बयान हमें चूक नहीं कह सकते मनोज जी, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उनको पार्टी की चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है। वो चाहते हैं कि खरगोन में धार्मिक ध्रुवीकरण हो, तो जो उनके एक वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक, वो हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये वोट बैंक खिसक के दूसरे पाले में ना चले जाए। जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, जो दूसरे दल से जो मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनको साधने का जतन है मनोज जी। लेकिन लीक हो गया तो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। उनको लगता है कि मैं तो खुद जोशी हूँ, हिंदू समाज से आता हूँ, तो कुछ उस वर्ग के वोट मुझे मिल जाएंगे। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक कहीं बट रहा है तो वो बटे ना, इसलिए उनकी बेटी ने, जिसकी वो खुद खंडन कर रहे हैं, हो सकता है कि वो मैनिपुलेटेड हो, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत की है क्या? निश्चित तौर पर सिर्फ खंडन कर दे। पुराना वीडियो, मतलब वो अपने पुराने वीडियो की जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने दंगों की जांच की मांग की है। अब देखिए यहाँ वो डाइवर्ट कर गए कि दंगों की जांच की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आदेश कर दिए जाएंगे, लेकिन अधिकारियों की जांच होगी। वो वही खरगोन है जहां लोगों ने लिख दिया था अपने मकान के पास कि हम ये मकान बेचना चाहते हैं। आप देखिए कि वे वही खरगोन है जहां दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था और बवाल मच गया था एक मस्जिद पे एक ध्वज लहराने का, और बाद में उनको डिलीट करना पड़ा था। इसलिए नरोत्तम मिश्रा ने ये बयान दिया है कि उनकी तुष्टिकरण की। तो ये सोची समझी रणनीति है। भले ही मध्य प्रदेश में इसका नुकसान हो, इसलिए पार्टी चुप है, क्योंकि रवि जोशी को मध्य प्रदेश की चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता। इसलिए पार्टी ने इस पर बयान देने से, इस पर डिबेट में शामिल होने से सबसे इनकार कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि ये मामला जितना तूल पकड़ेगा मध्य प्रदेश में उनको नुकसान होगा। क्योंकि मुस्लिम आबादी 5% है मान लीजिए मध्य प्रदेश में, तो मुस्लिम आबादी कहाँ जाएगी, किसको वोट दे रही है? वो उसकी मजबूरी है, वो कांग्रेस को ही वोट देती है। लेकिन एक धार्मिक ध्रुवीकरण होता है तो कांग्रेस का हर नेता मानता है कि ध्रुवीकरण होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी तो चाहती है कि इस पिच पर खेलिए। तो ये रवि जोशी की सोची समझी रणनीति है, वो खुद को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए पहले बयान दे दिया, फिर कह दिया कि ये हमारा बयान नहीं है, या वीडियो पुराना है। तो आप देखिए, इससे वो अपने एक मैसेज जिनको देना चाहते थे वो दे चुके हैं। ऐसी हमने कोशिशें पहले भी देखी हैं। आप राजधानी की बात कर लें, कोरोना काल था मनोज जी, याद कर लीजिए आप, शर्मा जी को भी याद होगा, फ्रांस में सिरकलम होता है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के एक विधायक अल्पसंख्यकों के साथ प्रदर्शन करते हैं कोरोना काल में, जबकि बाकायदा नियम लागू थे। तो फिलिस्तीन में यदि कहीं कुछ हुआ है तो यहाँ कोई कार्टून बना है, वहां पे सिरकलम होगा एक शिक्षक का, यहाँ प्रदर्शन के पीछे क्या मकसद? तो वो भी मुस्लिम समुदाय के नेता बनना चाहते थे। तो ये जो रणनीति है कांग्रेस की, जो शर्मा जी भी कह रहे थे, कांग्रेस के कुछ नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और उस वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, जिस तरह से हिंदू एकजुट हो गया और जिसके मार्फत हम देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र में बीजेपी सरकार में है, मध्य प्रदेश में सरकार में है। तो यही वजह है कि कांग्रेस ने अपना चोला बदलने की कोशिश की। उसके कुछ नेता सनातन की तरफ जाने लगे, राम भक्त होने का, हनुमान भक्त होने का दावा करने लगे। लेकिन जब इस तरह के बयान सामने आएंगे, वो पुराने बयान सामने आएंगे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में नुकसान होगा, और ये बीजेपी चाहती है। तो ये भूल यदि रवि जोशी ने की है तो खुद के फायदे के लिए की है। मैंने कहा पूरे कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो शर्मा जी, नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन ये भी एक बड़े मजे की बात है जो ब्रजेश ने कहा। हमने देखा कि तमाम सारी अतीत में ऐसी घटनाओं के विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश में हुए, भोपाल में, इंदौर में, तमाम शहरों में। लेकिन इस बार जो फिलिस्तीन का मुद्दा, उसको लेके यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं समुदाय, उसमें भी चुप्पी है, जो विधायक हैं उसके वो भी चुप हैं। लेकिन एक बहुसंख्यक रवि जोशी उस पर संज्ञान ले रहे हैं, उनकी बेटी इस पे संज्ञान ले रही है। तो बाकी लोगों को तो समझ में आ रहा है पार्टी लाइन पे चलना है, कि 60 हिंदुत्व पे चलना है, या विवादास्पद बयान नहीं देना। लेकिन रवि जोशी को समझ में आ रहा होगा शायद सीट खतरे में, इसलिए ये एक ऐसा मुद्दा है जो उनकी नैया पार लगा सकता है। लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस की नैया डुबा भी सकता है इस चुनाव में। और कांग्रेस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अब तक तो नोटिस जारी कर देना चाहिए था। देखिए, ये प्रतिक्रियावादी विषय है और प्रतिक्रिया दोनों तरफ से होने वाली है। क्योंकि मध्य प्रदेश में, जैसा ब्रजेश जी ने कहा, कि मुस्लिम समुदाय की आबादी 5-7% है,
और ये 5-7% का मतलब ये होता है कि ये गुस्से में आकर के वोट नहीं करेंगे जैसे कर्नाटक में करेंगे। ये बिल्कुल, क्योंकि ये वोट तो है ही, दूसरे कोई दल तो है ही नहीं जिसको ट्रांसफर होते थे और कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहले से ही कांग्रेस के वोट थे ही, भाजपा में तो वोट जाते ही होंगे, तो नाम मात्र के जाते होंगे। इसलिए इसकी प्रतिक्रिया के अंदर हिंदू समाज में चेतना जागृत होगी। मैं मनोज जी 2 बातें आपके ध्यान में और लाना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि प्रदेश के हिंदू समाज के दिमाग पर एक बात आने लगी है कि क्या कोई छलिया इस प्रदेश की सत्ता में एक जबरन कालनेमी बन करके घुसना चाह रहा है और हिंदुत्व की बात कर रहा है, या जिस राजनीतिक पार्टी ने जनसंघ के जमाने से आज तक जोखिम उठा करके राष्ट्रवाद की अवधारणा को लिया, एक विचारधारा को अंगीकार करके अपने विजन को देश के सामने साफ साफ रखते हुए, कोई घुमावदार बात नहीं है, 370 खत्म करना है तो करना है, ये आज नहीं जनसंघ के जमाने में कहा गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का मामला था ये। राम मंदिर का मामला होगा, राम मंदिर पहले दिन जब आंदोलन तेजी से शुरू हुआ उसी दिन अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया था और अपनी विचारधारा के साथ बता दिया था। उनका कहना यह है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय है और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। यदि कोई हिंदू राष्ट्रवाद की बात नहीं करता तब एक उसके बारे में वही धारणा रहती है जो धारणा मुस्लिम लोगों के बारे में रहती है जी। मैं फिर एक बात स्पष्ट कर दूं कि आजादी के समय देश में जो मुसलमान रहा है वो हिंदुस्तान की भावना को समझने वाला मुसलमान रहा है, और जो नेता थे उस समय उनका बड़ा सम्मान किया जाता था ये कह करके कि देखिए ये इस्लामिक राष्ट्र में नहीं गए, राष्ट्रवाद की परिभाषा को अंगीकार करते हुए भारत में रहे। ये कहा जाता था ये बाई चॉइस यहाँ है भाई। हाँ, तो दुर्भाग्य से आप उन सारे नेताओं के आज के वंशजों को देख लीजिए, सारे के सारे कट्टरपंथी बने हुए हैं, और कट्टरपंथी न भी बने हुए होंगे तब उनका भारतीय संस्कृति से सीधा विरोध है और कट्टर इस्लामिक स्थिति तक पहुंच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रतिक्रियात्मक रूप से नरेंद्र मोदी जी के सामने आने के बाद से प्रतिक्रियात्मक रूप से जो है पूरे देश में बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स शुरू हुई है। मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, फिर आपके सामने ये बात रख रहा हूं मनोज जी। एक समय ऐसा था जब फतवे के आधार पर सत्ता की चाबी निकलती थी। मस्जिद के शाही इमाम के द्वारा जब कहा जाता था कि फला पार्टी को वोट दीजिए तो सत्ता की चाबी ये मान ली जाती थी कि इमाम साहब ने बोल दिया है, सत्ता की चाबी अभी इनके हाथ से निकलेगी। ये बात सच है कि शंकराचार्य जी के आदेश पर नहीं निकल रही, लेकिन बहुसंख्यक समाज की चेतना जागृत हुई है कि यदि मुझे हिंदुस्तान की सत्ता में शामिल होना है, भागीदारी करना है, तो उसे एक राजनीतिक पार्टी जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करती है उसके साथ खड़े होना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की बड़ी संख्या में एक वातावरण बनाना अलग बात है, जनता के बीच में से आवाज को सुनना अलग बात है। 4-6-10 लोग ये कहने लग जाएंगे कि बदलाव है, बदलाव है, बदलाव है, इससे मध्य प्रदेश में बदलाव की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आपके सामने मैंने याद दिला रहा हूं कि मैंने आपको ये कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों से अधिक जीतेगी मनोज जी। आज फिर नामांकन भरने के बाद की तारीख में बोल रहा हूं आपको। तो इसलिए इन फर्जीवाड़े और फर्जी लेखों से काम चलने वाला नहीं है, जो धरातल पर है उसको समझना पड़ेगा। और ये रवि जोशी जी का जो डायलॉग है ये मेरी बात को और ज्यादा ताकत प्रदान करेगा, क्योंकि देश का जो प्रदेश का बहुसंख्यक मतदाता है उसकी समझ में ये आ गया होगा कि छद्म रूप से कैसा वातावरण बनाया जा रहा है। एक बात मैं आपके सामने और कहूं मनोज जी, आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भाजपा की जब भी आप और हम बैठ के चर्चा करते हैं तो 2 बातों की चर्चा करते हैं। पहली हम ये चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो कार्यकर्ता है वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, लेकिन वो 4 बार सत्ता दिलवा करके उसके बारे में ये चर्चा चल गई है कि 5वीं बार सत्ता का दौर आ रहा है तो भाजपा का कार्यकर्ता नाराज है। ये वातावरण हमने सबने महसूस किया है। मैंने तो बोला भी है कि भाजपा का कार्यकर्ता नाराज है। तो आप ये समझ लीजिए कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता की उपमा उपाधि हट जाएगी, क्योंकि गुजरात 5 बार लगातार भाजपा की सरकार बनवा चुका है। वहां जो है जो सरकार बनी थी 98 में बनी थी, उसके बाद कंटिन्यू चल रही है। मैंने अभी आंकड़ा देखा था, और मध्य प्रदेश में 2003 में बनी। इसका मतलब यह है कि वहां जो है 25 साल से सरकार है, और यहाँ सरकार जो है वो आपकी 20 साल भी नहीं हुए हैं। 20 साल में एक बार आपने कांग्रेस को 1.5 साल के लिए सरकार दे दी। तो भाजपा का जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है यदि रूठने के नाम पर सत्ता परिवर्तन करा देगा
तो उसका ये तगमा छिन जाएगा, उसका अपमान होगा, और अपमान इनका ही कार्यकर्ता का नहीं होगा, अपमान कुशाभाऊ ठाकरे, नारायण प्रसाद गुप्ता और प्यारेलाल खंडेलवाल द्वारा जो संगठन तैयार किया गया था उसका अपमान होगा। बिल्कुल। इसलिए तो ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता अपमान की बात जो आपने कही कि है। रवि जोशी पे अभी तक किया तो कांग्रेस को एक्शन ले लिया जाना था, लेकिन वो भी शायद सोच रहे हैं कि दोनों वर्गों को मैसेज कि जिनको इनको साधना सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे वो इनको साध रहे हैं, और जिनको अल्पसंख्यकों को एक मैसेज देना वो उसके माध्यम से दिया जा रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस ये महसूस कर रही कि इस मामले में यदि वो कुछ प्रतिक्रिया देती है, कार्रवाई करती है, तो एक तरफ हुआ उसके लिए दूसरी तरफ घायल। वो ये चाहती है कि ये मामला किस तरह से शांत हो जाए, लेकिन चुनावी समय में यदि बयान ऐसा आया है तो शांत होने वाला नहीं। जिस तरह से प्रतिक्रिया आने लगी हैं, चाहे नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया हो, चाहे अन्य संगठन के नेताओं की प्रतिक्रिया हो, तो ये इतना शांत होने वाला नहीं। जब उनको लगेगा कि हो सकता है तूल पकड़ रहा है, तब वो जाकर कोई एक्शन लें या पार्टी उनके बयान से किनारा कर ले, ये आखिरी में होगा। अभी यदि वो तत्काल प्रतिक्रिया दे देते हैं मनोज जी, तो मामला अपने आप ही तूल पकड़ जाएगा कि कांग्रेस ने कहा है कि एक्शन लिया। इसका मतलब है कि उन्होंने पुष्टि कर दी है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इस तरह का बयान दिया, उस तरह गलती कर ली। तो कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो इंतजार कर रही है कि इस मामले में आखिर में और आगे क्या होता है। यदि उसको लगेगा कि ये नुकसानदायक है और फिर पुराने मामले निकल रहे हैं, तूल पकड़ रहा है, और जिस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव को ले जाना चाहती है, जिस मुद्दे पर चुनाव जाने की ओर है, चाहे राम मंदिर का मामला हो, ऐसे में ऐसा बयान जो आ जाता है, तो यदि उस पिच पर जाता है तब कांग्रेस को कुछ इससे बचाव के कुछ उपाय करने होंगे। फिलहाल तो वो अभी इंतजार कर रही है, क्योंकि अभी उसको लग रहा है कि नुकसान हुआ नहीं है। रवि जोशी खुद खंडन कर चुके हैं, वो उसके खंडन के बाद देखना चाहती है कि इसका आगे क्या होता है। लेकिन मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं आपके सामने, शर्मा जी के सामने, कि मामला इतने जल्दी शांत होने वाला नहीं है। इसके जरिए वो पुराने तमाम बयान निकलेंगे नेताओं के, तुष्टीकरण के, चाहे सुरजेवाला का भी बयान निकलेगा अभी, क्योंकि अभी तो चुनाव माहौल बनने वाला है। अभी तो नामांकन वापसी का समय है। इसके बाद ये तमाम जो कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं, जनता को राक्षस कहा है, मतदाताओं को राक्षस किया है, और जैसे जिनकी भूमिका मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो क्या ये सारे बयान ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे? ये निकलेंगे, क्योंकि अभी इनकी जरूरत नहीं है। जरूरत जब पड़ेगी तब इस तरह के बयानों का बवाल मचेगा, तब कांग्रेस को दुविधा होगी, और मुझे लगता है उसे बचाव में, जिस तरह से अभी वो हमलावर है, फिर वो एक तरह से बैकफुट पर आएगी और बचाव की स्थिति में रहेगी। वो इतना ही कह सकते हैं, जैसे फिल्मों में शीला की जवानी काम आती है, वैसे राजनीति में नेताओं के बयान और उनके बुढ़ापे के किस्से याद आते हैं। बहरहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के विधायक रवि जोशी ने क्या रणनीतिक रूप से गलती कर दी है, या उन्होंने एक ऐसी पिच दे दी है बीजेपी को खेलने के लिए जो उनकी सबसे मुफीद है, और इस पर आगे क्या बवाल मचता है, क्या सवाल उठते हैं, क्या बयान आते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से उन्होंने आधी अधूरी गोलमाल सफाई दी है, वो बता तो रही है कि उनसे चूक तो हो ही गई है, और कांग्रेस की चुप्पी ने इस पर और मोहर लगा दी है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।